देखिए, आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से ये बात हम एलजी मनोज सिन्हा साहब तक पहुंचाना चाहते हैं। आज तक हमने आप पे भरोसा किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनज़र रखकर अपनी बात आगे रखी, मगर इट इज़ अनफॉर्चुनेट अभी तक फायर सर्विस की रिपोर्ट जो है, इस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हुई है। अब ये साफ साफ दर्शाता है कि ये जो एसीबी है ये आईवाश है, बाकी कुछ नहीं है। इस प्लेटफार्म के जरिए से ये बात हम एलजी मनोज सिन्हा साहब तक पहुंचाना चाहते हैं। आपको हम 1 हफ्ते का वक्त दे रहे हैं, उसके बाद लाल चौक के अंदर प्रोटेस्ट होगा। एलजी मनोज सिन्हा साहब, आई एम गिविंग यू 1 वीक टू पब्लिक द रिपोर्ट ऑफ आर.के. गोयल लेड कमिटी। अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर की सड़कों पे फायर सर्विस एस्पिरेंट्स अनगिनत भीड़ देखने को मिलेगी। अगर अनटुवर्ड्स प्रोटेस्टरों के साथ कुछ भी होता, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद एलजी साहब को लेनी है। हम ये कहना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये केस एसीबी को सौंपा है, हम मानने के लिए तैयार है। रिसेंटली जो एसीबी का डायरेक्टर है, मैंने उसके साथ अपॉइंटमेंट किया और उसने कहा कम से कम मुझे 2 साल तक रिपोर्ट खंगालने में लग जाएंगे। उसके बाद हमें एफआईआर लॉन्च करने हैं जिन्होंने ये भ्रष्टाचार किया। उसके बाद ये लॉन्ग प्रोसेस बन जाएगा, ये कोर्ट में केस चला जाएगा, वहां पे भी 10 साल लग जाएंगे। हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए से एलजी मनोज सिन्हा साहब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमें एडजस्ट किया जाए, हमें नौकरी दिया जाए, एसीबी को अपना काम करने दो। जब तक एसीबी का रिपोर्ट जब आएगा, अगर वो हमारे फेवर में आएगा तो ठीक है, अगर वो हमारे अगेंस्ट एसीबी का रिपोर्ट आएगा, हम वॉलंटियरली उस वक्त रिजाइन कर देंगे। मेहरबानी कीजिए एलजी मनोज सिन्हा साहब, आपने 12 अगस्त को मुझे और मंजूर साहब को जम्मू राजभवन बुलाया। आपने हमारे साथ एक वादा किया, आपने कहा कि इस लिस्ट को मैं स्क्रैप कर दूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यह कहना पड़ता है we are crying since 2020 but unfortunately LG of this duty never listen our voice but the genuine issue of fire and emergency scam। एलजी मनोज सिन्हा साहब, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से मैं आपको वार्न करता हूं, जितने भी जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स हैं वो सारे के सारे लाल चौक जाम करने वाले हैं। लाल चौक के अंदर लाशें बिछेंगी हमारे एस्पिरेंटों की। हम पिछले 10 सालों से सड़कों पे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एलजी मनोज सिन्हा साहब आपके बच्चे नहीं है। ये ब्यूरोक्रेट हमें तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। ये जो ब्यूरोक्रेट, ये पब्लिक सर्वेंट है, उनको पब्लिक का काम करना है। जब हम सड़कों पे आएंगे, जब हमारा खून सड़कों पे बहेगा, तब एलजी मनोज सिन्हा साहब के आंखें खुल जाएंगे। एलजी मनोज सिन्हा साहब, हमने आपको हर एक भाषा में सुनाया। मैं यूपी गया, मैंने यूपी में देखा कौन सी भाषा बोलती है, वहां पे ज्यादा लोग उर्दू में बात करती है। हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए से हमने आज उर्दू में आपको समझाया। मेहरबानी कीजिए, 3 बार मैं आपसे मिल चुका हूं और आपने कहा कि आपके साथ जस्टिस होगा। अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है, हम पिछले 10 सालों से सड़कों पे हैं, अब 10 से मस्त नहीं हो रही है। रिसेंटली आपका एक स्टेटमेंट आया एलजी मनोज सिन्हा साहब, आपने कहा अगर जम्मू कश्मीर के लोग 78% लोग कहेंगे कि मैंने काम कुछ नहीं किया, मैं जम्मू कश्मीर छोड़ दूंगा, यूपी चला जाऊंगा। एलजी मनोज सिन्हा साहब, मुझे बताइए आपने क्या काम किया जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, मुझे बताइए। हम पिछले 10 सालों से सड़कों पे हैं। आपने मुझे रिसेंटली जम्मू भी बुलाया, आपने कहा इस लिस्ट को मैं स्क्रैप कर दूंगा, आपके साथ जस्टिस होगा। आप मुझे बताइए, आप इन स्कैमर्स को बचाना चाहते हैं, वो हम होने नहीं देंगे। लास्ट पे मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से हाथ जोड़ता हूं एलजी मनोज सिन्हा साहब, मेहरबानी कीजिए। जो आपने एसीबी को रिपोर्ट सौंपा है, एसीबी के डायरेक्टर साहब ने मुझे कहा कि मुझे 2 साल लगेंगे खंगालने में। मेहरबानी कीजिए, इस रिपोर्ट को पब्लिक में लाइए। हकदारों का हक मिलना चाहिए, मेरिटोरियस कैंडिडेटों का हक मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सारे एस्पिरेंट्स, जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स, जितने भी चाहे एसएससी के रिलेटेड हो, जेके एसएसबी के रिलेटेड हो, चाहे हमारे पेरेंट्स, हम सीधे लाल चौक जाम करने वाले हैं। जब तक हमारा खून सड़कों पे बहेगा नहीं, हमें लग रहा है कि तब तक आपकी आंखें नहीं खुल जाएंगे। हमने आपको 1000 बार समझाया। एलजी मनोज सिन्हा साहब, आज हम आपसे भीख मांगते हैं, मेहरबानी कीजिए। ये जो आपने हमारे साथ नाइंसाफी किया, आप मुझे बताइए। एसीबी ने कहा कि ये बहुत बड़ा घोटाला है। अगर अतर डोलू साहब ने कहा, जो चीफ सेक्रेटरी, उसने एक्सेप्ट किया ये बहुत बड़ा घोटाला है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम के वो एक्सेप्ट करता है ये घोटाला है। एलजी मनोज सिन्हा साहब, आपने एक कमेटी बिठाई, उस कमेटी का जो हेड है आर.के. गोयल, उसने कहा कि इससे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। उसको 1 महीना दिया गया। अनफॉर्चुनेटली उसने 1.5 महीने के बाद रिपोर्ट सबमिट किया। उसने कहा जो 2013 और 2018 में घोटाला हुआ, उससे ज्यादा घोटाला 2020 में हुआ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा ये
एडमिनिस्ट्रेशन चाहता क्या हमसे? अल्लाह ताला बचाए, अल्लाह ताला बचाए। आज तक जो हमने प्रोटेस्ट की है बट इलीगल तौर से की है, हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखकर आराम से प्रोटेस्ट किया। हम कोई इलीगल काम नहीं करना चाहते। मुझे लग रहा है अल्लाह ताला बचे, अल्लाह ताला बचे। अगर जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स अगर उन्हें गलत रास्ता इख्तियार किया, उसका जिम्मेदार कौन है? मुझे बताइए। एलजी मनोज सिन्हा साहब, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, टेररिज्म से खतरनाक है करप्शन, भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म। मुझे बताइए आपने फायर सर्विस एस्पिरेंट्स के साथ क्या किया? मुझे बताइए आप एलजी मनोज सिन्हा साहब, जिस तरह आपने मुझे 1 to 1 जम्मू टेबल टू टेबल मुझे मेरे साथ मीटिंग किया, आज मेरे साथ लाल चौक में आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट कीजिए। मैं आपको बताऊंगा यह कितना बड़ा स्कैम है। जो एसीबी का काम था, एंटी करप्शन वालों का काम था, एनआईए का काम था, वो तो खुद हम एस्पिरेंट ने निकाल के दिया है। मेहरबानी कीजिए एलजी मनोज सिन्हा साहब, हम थक चुके हैं, हम थक चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। मेहरबानी कीजिए, हमें इंसाफ दीजिए, मेहरबानी कीजिए। अल्लाह ताला बचे। अगर हम लोगों ने गलत रास्ता इख्तियार किया, उसकी रिस्पांसिबिलिटी एलजी मनोज सिन्हा साहब को देनी है। लास्ट पे मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से एलजी मनोज सिन्हा साहब को हाथ जोड़ता हूं कि मेहरबानी कीजिए, हकदारों का हक मिलना चाहिए, मेरिटोरियस कैंडिडेटों का हक मिलना चाहिए। एक हफ्ते का वेट कर रहे हैं, उसके बाद जो लाल चौक में 144 लगा हुआ है, हम उस 144 को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम 10 सालों से सड़कों पे पीस रहे हैं। मेहरबानी कीजिए एलजी मनोज सिन्हा साहब, हमारी लाशें जम्मू कश्मीर के सड़कों पे आपको दिखेंगे अगर हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ। वी वांट जस्टिस। मेहरबानी की फायर एंड इमरजेंसी की जो एग्रीविड एस्पिरेंट्स है वो यहाँ पे जमा हुए हैं। ये आपको बखूबी पता होगा कि इससे पहले भी हमने कई बार आपके सामने आपकी चैनल्स के वसादत से हमने अपनी जो हमारी डिमांड, एक जेन्युइन डिमांड है, वो हमने सामने रखी है, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखी है, गवर्नमेंट के सामने रखी है। बट ये बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि 2020 से ये सिलसिला शुरू हुआ था और ये वो वक्त था जब जम्मू कश्मीर को यूटी में तब्दील किया गया था। और पहला जो उस वक्त सिलेक्शन थी वो यही थी। पहला जो लिस्ट उस वक्त सामने लाया गया वो था जम्मू कश्मीर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का जो सिलेक्शन लिस्ट 2020 अक्टूबर में इसको पब्लिश किया जाता है। और उस वक्त ये वो वक्त था जब जम्मू कश्मीर स्टेट को यूटी में तब्दील किया गया था। और उस वक्त हमारे साथ ये वादा किया गया था कि अब के बाद आपके साथ कोई भी गलत काम, आपके साथ कोई भी अत्याचार आज जम्मू कश्मीर में अब कोई करप्शन देखने को नहीं मिलेगा। मगर बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि ये जो पहला लिस्ट यूटी बनने के बाद सामने आ गया, वो ये पहला लिस्ट था जहां पे हर एक करप्शन की हद पार की गई। इसमें करप्शन का कोई भी कोना नहीं छोड़ा गया। मैं आपको बता के जाऊंगा, ये उस वक्त की खाली बात नहीं थी। इससे पहले भी हमने 2 बार एग्जाम दिया था, 2 बार इसका हमने फिजिकल किया था, उस वक्त भी घोटाला किया गया। एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 2018 में जब आप एग्जाम देते हैं, खाली उस वक्त 9 कैंडिडेट्स इन्वॉल्व थे कुछ गलत काम करने, उन्होंने कुछ गैजेट्स का इस्तेमाल किया था। 9 कैंडिडेट्स के बुनियाद पे डिसीजन लिया गया कि एग्जाम री एग्जाम होना चाहिए, दोबारा एग्जाम लिया, दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट होनी चाहिए। बट जब 2020 की बात अब आती है, जब हमारा एग्जाम लिया जाता है, उससे पहले हमारे साथ वादा किया जाता है डिपार्टमेंट द्वारा कि अब की बार कोई भी आपके साथ नाइंसाफी देखने को नहीं मिलेगी। मगर बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि इस वक्त डिपार्टमेंट ने हर एक हद पार की, क्योंकि उस वक्त देखने वाला गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं थी, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन लेड गवर्नमेंट चलाई जा रही थी। तो उस वक्त हर एक चीज उनको जो इसमें ये कल्प्रेट्स थे उनको अच्छा खासा मौका मिला इसमें घोटालाबाजी करने का। और इसमें मैं आपको बता के जाऊं कि 23 फैमिलीज में से 150 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया, जहां से एक ही परिवार से 4-4, 5-5 बंदे को, एक ही मोहल्ले से 10-10, 15-15 बंदे को सिलेक्ट किया गया। ये खाली एक परिवार की बात नहीं, हम मानते हैं सिलेक्शंस होती हैं, फैमिली में बच्चे मेहनत करते हैं, वो सिलेक्टेड होते हैं। बट ऐसा क्या कौन सी सिलेक्शन ये थी कि 23 फैमिलीज में से आधे जो कैंडिडेट्स हमें सिलेक्ट करने थे, आधी सी रिक्रूटमेंट उन्हीं फैमिलीज के बुनियाद पे सिलेक्ट की जा रही है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता के जाऊंगा कि हमने आई विटनेस भी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, एलजी साहब के सामने, मीडिया के सामने, कोर्ट के सामने हमने आई विटनेस भी लाई और उसने बाज़ाब्ता एफिडेविट इन फ्रंट ऑफ मीडिया उसने एक्सेप्ट किया कि मैंने किन लोगों से पेपर लिया, मैंने किन लोगों को पेपर दिया। और इवन कि उसमें सबसे बड़ी ये चीज बात है कि जिन लोगों ने पेपर लिया उस बंदे से, वो अभी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। और इससे बड़ी बदकिस्मती की बात ये है कि डिपार्टमेंट के सामने हमने बहुत सारे आरटीआईज किए, तो क्योंकि बहुत सारे लड़के इसमें वो रेड जोन में आ रहे थे, तो हमने उनके सामने वो बात रखी कि ये बंदे इसमें फ्रॉडुलेंटस हैं, उनके पास फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स हैं।
तो जब हमने बातें रखी तो उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की गई और डिपार्टमेंट ये एक्सेप्ट करता है कि उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट जो है वो सही नहीं है, बट स्टिल वो आज भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता के जाऊं कि इसमें फायरमैन ड्राइवर्स का भी एक लिस्ट साथ में पब्लिश हुआ था, जिसमें हमने आरटीआई 4 महीने के बाद आरटीआई किया, जिसमें 22 कैंडिडेट्स उसमें कॉन्विक्टेड थे, 22 कैंडिडेट्स उसमें जिनकी फैक लाइसेंस थे। या इसके बावजूद जब हमने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट्स, कंटिन्यूअसली हमने प्रोटेस्ट्स किए, फिर लास्ट में एलजी साहब ने हमारी बात समझ ली कि नहीं, आप इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हमने उस वक्त भी डिमांड की थी कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो फिर डिपार्टमेंट ने एक कमेटी, 3 मेंबर कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया दिसंबर 2022 में। तो उनको 1 महीने का खाली वक्त दिया गया था ताकि वो इस चीज को खंगाले कि कहां पे दांतली हुई है। बट बदकिस्मती से उस कमेटी ने भी लगभग 16 मंथ्स लिए, 1.5 साल उन्होंने लिया इसको खंगालने में। और मगर हम शुक्रगुजार हैं आर.के. गोयल साहब के, क्योंकि जिसने वो रिपोर्ट जो तैयार की, आज भी गवर्नमेंट बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको दबाए, मगर ऐसा हमने देखा भी है। हमारे पास वो हमारी टेबल टू टेबल बात हो गई कि हमने ये चीज भी देखा कि उस रिपोर्ट में कौन कौन सी चीजें, क्या क्या चीजें इसमें लिखी गई है। और इवन की कमेटी, एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ सेक्रेटरी साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब, सब ये एक्सेप्ट करते हैं कि घोटाला इसमें है, दांतली इसमें है। मगर ऐसा मुझे पता नहीं क्या बात अंदर पक रही है, कौन से इसमें मगरमच्छ फंस रहे हैं और कौन सी ऐसी दाल पक रही है अंदर जिनको बचाया जा रहा है। ऐसा कुछ हमारे पास, हमारे ये चीजें दिमाग के बाहर है कि किन लोगों को शील्ड किया जा रहा है। और इसके बावजूद जब रिपोर्ट सबमिट किया जाता है 16 मंथ्स के बाद, उसके बाद एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाती है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, जिसमें 4 बंदे और बिठाए गए थे। तो फिर उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी कि ये जो रिपोर्ट है इसमें बहुत ज्यादा क्रिमिनल प्रोसीजर देखने को मिल रहा है। और इवन की जब एसीबी को विथआउट, पहले यहां पे बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि उनको कम से कम वो रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स है वो पब्लिक में लानी थी, बट पब्लिक में वो नहीं ला रहे हैं, तो डायरेक्ट उन्होंने केस सीबीआई को दिया। तो सीबीआई के पास जब केस जाता है तो हमें सीधे पता चलता है कि इसमें घोटाला कितने हद तक है। और उसके बाद इसके साथ साथ हम जब एसीबी के पास कांटेक्ट कर रहे हैं तो उन्होंने भी बोला इसमें बहुत ज्यादा घोटाला है, इसमें बहुत सारे अनफेयर मीन्स देखने को मिला है, इरेगुलरिटीज इसमें है, इसमें फॉर्चुनरी डॉक्यूमेंट्स है, ब्लड रिलेशंस है, डायनास्टिकल सिलेक्शन इसमें हुई है, बहुत ज्यादा घोटाला इसमें देखने को मिल रहा है। तो इस बुनियाद पे उन्होंने बोला कि हमें थोड़ा बहुत नहीं, हमें टाइम इसमें लगेगा क्योंकि एसीबी का काम थोड़ा लंबा होता है। तो हम आपके चैनल के वसादत से हम एलजी साहब को मोतबाना रिक्वेस्ट करते हैं, हम भी यहाँ इस जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। जब कहा जाता है कि अगर एक कौम की जवान परेशान होता है वो कौम ही बिगड़ जाता है, तो हम एलजी साहब को ये कहना चाहते हैं कि मेहरबानी करके हम मेरिटोरियस कैंडिडेट है। मैं वो कैंडिडेट हूं जिसने 2018 में टॉप किया था, स्टेट टॉप मैंने किया था, मगर बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि 8 लड़कों के बुनियाद पे उस वक्त सिलेक्शन कैंसिल की गई क्योंकि उन्होंने मोबाइल फोन्स एग्जाम में इस्तेमाल किया गया। तो इस वक्त हम कहते हैं अगर इतना बड़ा घोटाला है, अगर आपने फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट में आपने एक्शन ली, अगर आपने पीएसआई में पब्लिक पुलिस सब इंस्पेक्टर में एक्शन ली, तो वहां पे सीबीआई की रेड हरियाणा में की गई, बेंगलोर में की गई, यूपी में की गई, पुलिस ऑफिसर उसमें जो इन्वॉल्व थे उनके ऊपर रेड की गई। सर हमने सारा कुछ आपको यहीं से बना के दिया था। हमने फैमिली स्कीम की डिटेल्स, हमने बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल्स, हमने ब्लड रिलेशंस की डिटेल्स, हमने डायनास्टिक रूल की डिटेल्स, हमने फॉर्चुनरी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स, सब कुछ चीजें हमने आपके सामने दिए। मगर ऐसी बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि हमारे ऊपर ऐसा जुल्म क्यों हो रहा है, क्यों हमारे साथ सोतेली मां का रवैया इख्तियार किया जाता है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये गुजारिश करना चाहते हैं एलजी साहब के, इसके ऊपर एक कंक्रीट एक्शन होनी चाहिए, फौरी तौर जो भी कमेटी की जो फाइंडिंग्स है वो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। बाकी शुक्रिया।